हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, दलित उपन्यासकार को देखेंगे और उसके आगे कुछ प्रमुख उपन्यास देखेंगे जिनके कुछ प्रमुख पात्र भी दिए हुए हैं, जिनके विषय में आपको जानना ही चाहिए। तो वो भी हम देखेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें जो मैं हमेशा करती हूँ तो आज भी मैं करूँगी, और आपको ये चीज़ जानना ही चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ज़रूरी बात में ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी मंजिल तक आपको पहुंचना है बिना किसी रुकावट के, आप आसानी से, रास्ता तो कठिन है लेकिन उसी रास्ते को आप कैसे आसानी से तय कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और वो क्या है? वो ये है, एक ही जरूरी चीज है, अगर ये आपका स्ट्रांग है ना, ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है ना, तो फिर कोई रुकावट आपके बीच में आ नहीं सकती है। और वो ये है कि आपको अपनी मंजिल से प्रेम करना है और उस मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते से प्रेम करना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? तो देखिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें, अपनी भाषा में हम कहें तो हमें काम करना पड़ता है। तो आपको अपने काम से प्रेम करना है, और जब आप अपने काम से प्रेम कर लेंगे तो उसमें आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जो आज आप मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगी। अभी मैं आगे इसको उदाहरण के अपने ही ऊपर में बताऊंगी कि मैं इसको कैसे मैनेज करती हूँ इन चीज़ों को। तो आप भी जानते होंगे कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जो वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई हमारी कोई वस्तु ही हो, कोई हमारी चीज होती है ना, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो वो लाख खराब होती है ना, उसके अंदर लाख दुर्गुण होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम अपने काम से प्रेम कर लें, उसी को सब कुछ मान लें, हम अपनी पूजा उसको मान लें और सब कुछ, मतलब अपने काम को सर्वोपरि माने, तो हमें उसमें आने वाली बाधाएं, जो भी हमारे कष्ट हो रहे हैं, जो भी हम कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। और आज की ये वीडियो, यहाँ पे काम की बात हो रही है, तो आज की ये वीडियो सबके लिए है जो लोग काम करते हैं। और कोई भी काम, सबसे आप बड़ी बात है कि आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी काम जो होता है ना, वो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। दुनिया लाख कहे कि आप, अरे तुम छोटा काम करते हो, अरे तुम ये काम करते हो, कहने दीजिए। आप जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से कुछ कर रहे हैं, तो वो काम आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो काम करने के लिए होता क्या है, जो हम, पहली बात तो जब हम कुछ करने जाते हैं ना, तो मेहनत करना पड़ता है। जब हमारे दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वर्क करना पड़ता है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये काम कठिन है, और वो वाला काम करते, उस व्यक्ति का काम अगर हम कर लेते, वो जो व्यक्ति कर रहा है वो थोड़ा आसान है, इससे हम गलत मतलब कर रहे हैं, मतलब ये जो हमने चूज कर लिया है जो काम करने के लिए, ये काम कठिन है, वो वाला काम आसान रहता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है और हम ये काम करना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हमारा दिमाग 10 जगह भटकता है। तो आज का थंबनेल देख के तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे बात करने वाली हूँ। तो आप लोग मुझसे जब जुड़े हैं, तो यानी कि टीचिंग जॉब है हम लोगों की, और हम लोग एक मंजिल पाना चाहते हैं, एक टीचर बनने का जो सपना है। तो सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि क्या जो ये हमने अपना रास्ता चुना है, एक टीचर बनने का सपना देखा है, क्या ये रास्ता सही है, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो वाकई में हम जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। और मुझे तो इस दुनिया में अपनी जॉब से बेस्ट कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने जॉब से बहुत ही प्रेम करती हूँ, अपने काम से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। और आज से नहीं, आज मैं अगर गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, लेकिन पहले से मैं छोटा छोटा काम करके ही मैं आज यहाँ तक आई हूँ। हमेशा से मैंने अपने काम को सर्वोपरि माना है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो कैसे आप इसको दिमाग में बैठाएंगे, कैसे होगा, ये चीज़ें कैसे आएंगी आपके मन में? तो देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि हमारा जो काम है ना, हमारे लिए सब कुछ है, और इसी काम से आपका परिवार चलता है। और यही काम जो है ना, मतलब आपकी जितने भी समाज में दुर्दशा है, जितने भी आपको लोग उपेक्षित कर रहे हैं, यही काम ऐसा है जो आपको सब कुछ वापस दिला सकता है। आपकी खोई हुई इज्जत, खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ सब कुछ, यहाँ तक कि आपको धन से, ऐश्वर्य से, हर चीज से आपको मतलब समृद्ध कर सकता है। तो ये काम से हमें प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? तो रही टीचिंग जॉब की बात, अगर हम लोग अपने काम की बात करें तो सबसे बेस्ट जॉब क्यों है ये? तो देखिए, हम लोग घर में रहते हैं जब, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो हमारी बहनें हो या भाई हो, सभी के लिए है। और आप लोग बताते ही हैं कि दीदी घर में ये है वो है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते ही हैं। तो ये काम बेस्ट इसलिए है
क्योंकि जब आप ये काम पकड़ लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है ना कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह सुबह एकदम उठते हैं और फिर अपना लंच प्रिपेयर करते हैं, अपने तैयार होते हैं, तो आपका माइंड वहीं से, जो आपकी प्रॉब्लम दिमाग में चल रही थी ना घरेलू, वो वहीं से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि मुझे जाना है काम पे और मुझे टाइम पे पहुंचना है अपने स्कूल में। तो एक तो वजह ये हो जाती है। उसके बाद आप सुबह सुबह निकलते हैं, वो एकदम जो एक मतलब एक अच्छा सा माहौल जो होता है ना, सुबह की ठंडी हवा, सूर्य की किरणें पड़ना, वो उस मतलब कोई सड़क पे नहीं होता है, सुनसान रास्ता होता है, आप उसमें जाते हैं, तो इससे भी मन बड़ा खुश हो जाता है आपको। तब भी आपका माइंड, देखिए परेशानी तो कभी खत्म नहीं होगी। अभी आप कहेंगे कि बड़ी बड़ी परेशानियां दिमाग से नहीं जाती हैं, लेकिन हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, हमारा दिमाग एक सकारात्मक मतलब रास्ते पे जाता है ये सारी चीजें करने से। उसके बाद जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, आपके प्रेयर वगैरह होते हैं, मतलब माता सरस्वती माता का वंदना होता है, जो भी होता है, इससे भी हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव आते हैं। फिर आप क्लास में जाते हैं तो आपके सामने वो बच्चे होते हैं जो अपनी नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, और उनकी नज़र कैसी है, अभी वो बच्चे मतलब एक तरह से समझिए कि वो समाज में अब जाके वो खड़ा होना सीख रहे हैं। अब समाज में कैसे कैसे लोग हैं, उनसे मतलब समाज की नई नई चीज़ों को देखना, और उनके अंदर एक उमंग, एक उत्साह, एक अलग सा जोश है उनके अंदर, और उनकी नज़र से देखना। तो आप उन बच्चों के बीच में रह के ना, आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में उस समय तो आ ही नहीं सकती है। और उन बच्चों की बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनसे बात करिए, उनके प्रश्न को सुनिए, तो आप कहीं ना कहीं जो आपको एक समय ये लगता है ना कि आपकी जो आपका वो समय, जो आपका जो समय था वो ऐसे ही चला गया होता है ना। हम लोगों को भी, मुझे भी बहुत मन करता है कि काश मैं एक बार फिर से उस समय में जा पाती, कि जब मैं छोटी थी या जब मैं मतलब ग्रो करना शुरू की थी, लेकिन समय तो वापस आता नहीं है। लेकिन उन बच्चों की नज़र से ना आप अगर आप देखेंगे, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, तो आपको फिर से एक मतलब आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नया उमंग आ जाएगा, और एक मतलब एक नया जोश जो है आपके अंदर उन बच्चों की तरह से आ जाता है। तो आपका कहने का मतलब है ना कि दिमागी रूप से मतलब मानसिक रूप से हम बहुत ही रिलैक्स महसूस करने लगते हैं, और इस तरह से करते करते ना आपको अपने जॉब से प्रेम हो जाता है। और यही एक वजह मान लीजिए, अगर आपके अंदर ये फीलिंग अभी नहीं भी आ रही है, अगर आप कहीं जॉब नहीं करते, जो लोग कर रहे हैं ये चीज़ समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं भी आ रही है, तब भी आप ये चीज़ दिमाग में बैठाइए कि अगर आपकी ये नौकरी लग जाती है, अगर आप एक टीचर बन जाते हैं, तो आपकी सारी समस्या का हल होने वाला है, सारी समस्या खत्म होने वाली है। जब इस तरह से करके आप अपने काम से प्रेम करेंगे ना, फिर आपको दिखाई ही नहीं देगा कि कौन सा मतलब हमें कौन सी परेशानी आ रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो मैं आपको बताई हूँ कि मैं अपने उदाहरण से, अपने माध्यम से मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगी एक चीज़, कि देखिए जब क्या होता है ना कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है, मेरे शरीर में दर्द नहीं होता है, या मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे भी होती है, लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हूँ, बहुत आनंद के साथ मैं सारे काम को करती हूँ। कैसे, अभी जब गर्मियों में स्कूल था, तो दोपहर में छुट्टी होती थी और बहुत तेज धूप होती थी, उस समय में चिलचिलाती धूप होती थी, सब पूरा आप कवर करके रखिए, फिर भी आपको धूप बहुत तेज लगती है। लेकिन उस टाइम में मैं जाती थी और मैं बहुत आनंद के साथ जाती थी स्कूल से, मतलब आती भी थी और जाना भी अगर धूप में है तब भी बहुत आनंद के साथ। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मैं उस लायक तो हूँ, कम से कम मुझे ये जॉब करने को मिल रहा है, मैं धूप में जा पा रही हूँ, कितना आनंद है इस धूप में भी कि मैं उस लायक हूँ कि मैं ये जॉब कर रही हूँ, मुझे एक काम मिला है करने के लिए, इतने लोगों की जिम्मेदारी मिली है मुझे। फिर क्या होता है, बरसात होता है, आप तो देखेंगे बरसात में कितनी मतलब मूसलाधार बारिश में भी हम लोगों को टाइम से पहुंचना ही रहता है। पूरा रेनकोट पहन के मतलब ऊपर से नीचे तक कवर करके आप उसी में गाड़ी चलाते हुए जाइए, वो आनंद आपको कहाँ मिलेगा, और वो भी अपने उस काम पे आप जा रहे हैं जिसका आपने सपना देखा था, तो उसका भी एक अलग आनंद है। फिर अभी देखिए ठंडी शुरू होने वाली है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उसी में मैं जाऊंगी गाड़ी लेके और बहुत ही तेज ठंड लगेगी, लेकिन उसमें भी आनंद है क्योंकि मेरा सपना पूरा हुआ, मैं अपने उस काम पे जा रही हूँ जिसका सपना मैंने कभी देखा था। तो भावनात्मक रूप से जब जुड़ जाएंगे ना, तो इसी काम से आपको प्रेम हो जाएगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने काम से प्रेम करिए और अपनी पढ़ाई को और स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है।
तो देखिए यहाँ से हिंदी दलित उपन्यास का विकास शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको जरूरी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे पहले ये थोड़ा सा भूमिका बता रहा है ना। यहाँ पे ये स्वस्ति पांडे की किताब है, इसमें इंपॉर्टेंट रचनाएं दी गई हैं और ये जो है सहायक पुस्तक के रूप में आपके काम आ सकती है। तो देखिए सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल, ठीक है, रामजी लाल सहायक बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु यह अप्राप्य है, ध्यान दीजिएगा यह अप्राप्य है, ठीक है। अब देखिए सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित डीपी वरुणकृत अमर ज्योति रचना कार्यक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, ठीक है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की है, निम्न कोटि की है ये, ठीक है। अब सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है, ठीक है ना। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखिए अब हिंदी के अन्य दलित उपन्यास कौन कौन से हैं इस पर भी देख लीजिए। तो जयप्रकाश करदम का आ जाता है पहला छप्पर 94 में है 1900। प्रेम कपाड़िया, अब इनका है मिट्टी की सौगंध, ठीक है। तो मिट्टी की सौगंध आप लोग कभी महसूस किए होंगे, जब बारिश होती है तो मिट्टी कितनी संधी संधी महकती है और कितना अच्छा लगता है ना, तो हमें बहुत प्रेम हो जाता है उससे। तो मिट्टी की सौगंध से हमें बहुत प्रेम हो जाता है। तो प्रेम कपाड़िया मिट्टी की सौगंध 95 में है। मदन दीक्षित मोरी की ईंट, तो इसको तो म से मदन म से मोरी, ठीक ना, इस तरह से। सत्य प्रकाश, जस तस भई सवेर, सत्य का जब प्रकाश होता है, जब सत्य का प्रकाश होता है तो क्या हो जाता है, क्या कितना भी अंधेरा हो लेकिन जस तस भई सवेर, सवेर हो ही जाता है। उसके बाद देखिए मोहनदास नैमिषारण्य, तो मोहनदास नैमिषारण्य, मोहनदास नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य, तो यहाँ पे मोहनदास को क्या हो गया, मुक्ति पर्व मिल गया, ठीक है। मतलब मोहनदास नैमिषारण्य को मुक्ति पर्व मिल गया। कैसे मिल गया, किसने दिला दिया, वीरांगना झलकारी बाई ने दिला दिया, ठीक ना। तो मोहनदास नैमिषारण्य को मुक्ति पर्व मिल गया और किसने दिला दिया, वीरांगना झलकारी बाई ने दिला दिया। आगे देखिए के नाथ, के नाथ, तो के नाथ है ना, तो के नाथ जो है पलायन हो गए, कहाँ से, गांव के कुआं से, ठीक है ना, पलायन हो गए। के नाथ पलायन हो गए गांव के कुएं से, ठीक है, कुआं से, कुएं नहीं कुआं बोलिएगा क्योंकि कभी कभी इसमें भी आपको मिल जाएगा अंतर, ठीक। पलायन गांव का कुआं। अजय नावरिया, तो अजय जो है ना, अजय नाम का कोई व्यक्ति है, वो नावरिया पे सवार होके, मतलब नाव पे, अजय जो है नावरिया पे सवार होके वो कहाँ जाता है, उधर के लोगों के से मिलने जाता है। भाई नदी की तरफ उधर कुछ लोग खड़े होते हैं, तो अजय नावरिया पे सवार होके उधर के लोगों से मिलने जाता है। अब देखिए SR हरनोट, तो हरनोट से हिडिम, ह से हरनोट, ह से हिडिम, SR हरनोट और हिडिम, ठीक। अब देखिए अभय मौर्य, तो अभय मौर्य का मुक्ति पथ। अब अभय, जब आपको अभय मिल जाता है ना तो आपका क्या हो जाता है, मुक्ति पथ का, मतलब मुक्ति पथ आपका एकदम स्पष्ट दिखने लगता है आपको, मुक्ति पथ। तो जब आपको अभय मिल जाता है तो अभय मौर्य मुक्ति पथ। फिर यहाँ पे देखिए मोहनदास नैमिषारण्य यहाँ भी है, तो आजार बाजार बंद है। मोहनदास नैमिषारण्य क्या कह रहे हैं कि आजार बाजार बंद है, ठीक है। तो नीलेश रघुवंशी, नीलेश रघुवंशी क्या करते हैं, नीलेश जो है नीलेश रघुवंशी हैं, वो क्या करते हैं कि एक कस्बे के नोट्स लिखते हैं। नीलेश रघुवंशी क्या करते हैं, एक कस्बे के नोट्स लिखते हैं, ठीक। अब देखिए वही चीज है, अगर आप सीधे सीधे पढ़ेंगे तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के एक छोटा सा उसमें जोड़ देंगे ना उसको, वो तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगी और कई बार रिविजन करने की जरूरत है, एक बार में नहीं होगा। आगे देखिए विविध में देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो मनोहर श्याम जोशी ने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। कौन कहता है, मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। अब मनोहर श्याम, भाई श्याम का नाम आ रहा है, श्याम मतलब कृष्ण भगवान, तो गप, भाई कृष्ण भगवान को अब तो जानते हैं कितना गप झूठ बोलते थे, गप हाँकते थे, गप जानते हैं ना कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के। तो श्याम, तो मनोहर श्याम जोशी गप बाइस्कोप ऐसे, और बाइस्कोप से क्या करते थे श्याम, सभी गोपियों को देखते थे, ऐसे आप कहानी बना सकते हैं। आगे देखिए मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली तथा देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के, ये प्रदीप सौरभ का है, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है कौन कौन से, मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश, प्रदीप सौरभ के हैं। अब प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए 2012 में इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया था। आगे देखिए ग्लोबल गांव का देवता जो है उपन्यास रणेंद्र ने लिखा है। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र, भाई रण में जब आप विजय प्राप्त कर लेंगे रणेंद्र रण में, तो आप ग्लोबल में मतलब पूरे ग्लोब समझिए, पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। तो ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र, इसमें आदिवासी समाज का मतलब चित्रण किया गया। इला डालमिया, ये भी इंपॉर्टेंट देखिए पूछता अक्सर, इला डालमिया ने कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना कब की थी, 1988 ईस्वी में की थी, ठीक है ना, 1988 ईस्वी में की थी, 88 में, ठीक।
अब ये तो हो गया आपका कुछ मतलब अलग से जो उपन्यास। अब यहाँ पे देखिए हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके यहाँ पे पात्र कालक्रमानुसार दिया हुआ है। अब इसमें से सब देखिए, अभी आपके पास टाइम है ना, इसमें जितना दिया हुआ है, जितना भी आपको इसके विषय में जान लेना है। देखिए क्वेश्चन आते हैं, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रेमचंद का मतलब जान लीजिए, सब इसमें से जितना भी दिया है सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जानना ही चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है ना अभी भी आप क्या करिए, गनीमत टाइम है तो कभी भी, जैसे मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या आपने थोड़ा सा घूम टहल लिया, थोड़ा सा ना अपना दिमाग को चेंज भी करिए। जैसे लगातार यही नहीं कि एक ही चीज रूटीन है, हम याद कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा दिमाग को चेंज भी करिए। तो आप क्या करिए, बीच में रह के आप यूट्यूब पे सर्च करिए, ये सेवा सदन डालिए, है ना, तो उसमें आपको कहानी आ जाएगी। तो उसमें कोई पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर, आप सीधे सुन लीजिए, मात्र 10-15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, सुन लीजिए कि कौन कौन से पात्र हैं, क्या है उसमें, आप कहानी समझ रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर रिवीजन भी करते रहिए यहाँ पे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद रंगभूमि का इस तरह से देख लीजिए, कंकाल का देख लीजिए, मतलब उसी में आप खोज के, ठीक है, आपको मतलब कम से कम समय में। अब ये नहीं, और थोड़ा सा जानते हैं क्या, स्पीड बढ़ा लिया करिए। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि लंबा हो रहा है और आपको बस पात्रों से के मतलब आपको पात्रों से मतलब आपको बस याद करना है और आपको ये देखना है कि विषय वस्तु उसकी क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया करिए। मैं तो बढ़ा लेती थी 1.5 या कभी कभी 2x पे भी कर देती थी मैं, और उससे मतलब बहुत तेज, मतलब लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब लगा के सुनना पड़ेगा, ध्यान से ईयरफोन लगाइए और ध्यान से थोड़ा सा 1.5 या 2x पर करके फटाफट सुनिए, फटाफट काम करिए और दिमाग में चीजों को बैठा लीजिए। ना हो तो कहीं कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, क्योंकि बार बार आप के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार वीडियो देखेंगे फिर याद करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, उसमें से थोड़ा सा ना ऐसे हिंट के लिए उसमें से कुछ कुछ चीजों को नोट कर लीजिएगा, अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी कहानी है इसमें, ज्यादा नहीं है, देखिए ये है बस, ठीक ना, इतना आपको तो कम से कम जानना ही चाहिए, सबके विषय में जान लीजिए आप यहाँ से, ठीक ना, सबके विषय में। अब कौन कौन सा आप देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए सेवा सदन, रंगभूमि, कंकाल, गबन, कर्मभूमि, सुनीता, चित्रलेखा, और यहाँ देखिए गोदान। गोदान का तो बहुत ही मतलब जानते ही हैं, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, वैसे सब इंपॉर्टेंट है। मृगनयनी, नदी के द्वीप, सूरज का 7वां घोड़ा, मैला आंचल, बूंद और समुद्र, और उखड़े हुए लोग है ना, और झूठा सच। यहाँ पे अयज की डायरी, कहीं कहीं अजय की डायरी मिलता है, ठीक है, अजय की डायरी ऐसा मिलता है। अपने अपने अजनबी, अंधेरे बंद कमरे, यह पथ बंद था, काला जल, राग दरबारी, और आपका बंटी यहाँ पे हो जाता है, देखिए आपका बंटी, तमस, महाभोज, इदन्नमम, और सबकी रचना का देख लीजिए कौन रचनाकार है, ये भी आप सब आप पढ़ चुके हैं पहले, तो आपको याद होना चाहिए। कली कथा, वाया बाईपास, हमारा शहर उस बरस, आवा कथा, सतीसर। और मान लीजिए कुछ आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है तो उसको सर्च करके आप कहीं मतलब नोट डाउन करिए कि हाँ इसके रचनाकार ये हैं, क्या शेष कादम्बरी, सेज पर संस्कृत, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं और आपको याद करना है। आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद जैसे आप क्या करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, सेवा सदन 1918 में है, उसके बाद इसमें कौन कौन है, सुमन है, जब आप एक बार देखे रहेंगे तो आपको पता चला सुमन है, गजाधर है, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह है, शांता है इसमें सेवा सदन में, ठीक है। सेवा सदन बहुत ही अच्छा है, आप देखिएगा, उसमें प्रेमचंद का है वैश्या, उस पर एक इस पर तो मूवी थी, मैंने तो मूवी देखी थी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। और रंगभूमि का देख लीजिए 1925 में, सूरदास का है, सोफिया, भरत सिंह, ये सब, महेंद्र कुमार, ये सब है ना, इस तरह से रंगभूमि में ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको कहीं से बोरियत नहीं लगेगी कि आप कुछ गलत मतलब कर रहे हैं, ठीक है ना। कंकाल का भी देख लीजिए। तो इस तरह से करके आप जल्दी से जल्दी कवर करिए और फिर इसको दोहराते जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम पूछिए, फिर मैं उस पर आपको चीजें बताऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।